नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनएम पर वक्त हो गया है क्वेश्चन आवर का। उत्तराखंड की धामी सरकार यूसीसी को अपनी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही है। इतना ही नहीं, यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बनने के बाद इसकी चर्चाएं पूरे देश में हो रही हैं। और यही वजह है कि सीएम धामी जहां भी जाते हैं यूसीसी के फायदे गिनाते हैं। सीएम धामी प्रयागराज में थे, जहां संतों ने यूसीसी लागू करने को लेकर सीएम धामी का सम्मान किया। सीएम धामी ने इसे जहां न्याय और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया, वहीं विपक्ष इसको लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन इससे पहले आपको सुनाते हैं यूसीसी पर देश भर में चर्चा के बीच उत्तराखंड में पक्ष विपक्ष किस तरह से आमने सामने है। हर्ष का विषय है कि यूसीसी लागू करने वाला हमारा उत्तराखंड प्रथम राज्य बना है, जो कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो वायदा किया था जनता से, उसको धरातल पर उतारा है। और हमारे साधु संत गण जो उन्होंने उनको अपना आशीर्वाद दिया है, वह यह दर्शाता है कि वो कितने ज़्यादा खुश हैं यूसीसी को लागू करने के लिए, संस्कृति को समरसता की तरफ ले जाने के लिए, सत्य सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हमारे उत्तराखंड प्रदेश में सभी धर्मों को एक कानून पे लाकर पिरोने में हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष योगदान रहा है। और निरंतर वो हमारी धर्म के प्रति, हमारी संस्कृति को जागरूक करने के लिए जो पहल करते चले आए, जिसमें शीतकालीन यात्रा हो, चाहे मानस खंड माला मिशन हो, चाहे आप धर्मांतरण कानून को ले ले, तो इस प्रकार से अनेकों कार्य वो कर रहे हैं, जिससे कि सभी धर्म के लोग और खास करके हमारे सनातन धर्म के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री प्रयागराज महाकुंभ में संत समागम में पहुंचे थे। संतों ने यूसीसी को लेकर उनकी तारीफ की और उन्होंने भी यूसीसी को लेकर बड़ी बड़ी बातें संतों के बीच में कही। लेकिन उत्तराखंड की जनता लगातार पूछ रही है कि यूसीसी में जब आपने पूरे राज्य को एकजुट नहीं किया, आपने एक तबके को इससे छोड़ दिया, दूसरी ओर यूसीसी में जो लिव इन रिलेशन वाले सब्जेक्ट जोड़े गए हैं, उससे राज्य की जनता खुश नहीं है। और लगातार राज्य के आंदोलनकारी संगठन और कांग्रेस पार्टी इस पर आंदोलन की बात कह चुके हैं, क्योंकि लिव इन रिलेशन को देवभूमि की संस्कृति और भारत की संस्कृति कभी स्वीकार नहीं कर सकती। और संतों को नहीं पता कि यूसीसी में सरकार क्या क्या प्रावधान लेकर के आई है। संतों का वैसे भी राजनीति से कोई लेना देने नहीं होता, और संत तो जो है साफ मन के, निर्मल मन के होते हैं। वो तो जो भी उनके बीच जाएगा उसका स्वागत करेंगे, उसका सत्कार करेंगे, उसको आशीर्वाद देंगे। संत तो इस देश की धरोहर है, मार्गदर्शक है, हम संतों का सम्मान करते हैं। लेकिन यूसीसी में जो कानूनी पेचीदगियां हैं, जो भारतीय संस्कृति पर हमला है, हम उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो पूरे देश भर में उत्तराखंड की चर्चा है यूसीसी को लेकर, समान नागरिक संहिता को लेकर। लेकिन उत्तराखंड में ही विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। दूसरी तरफ प्रयागराज में मुख्यमंत्री जाते हैं तो वहां पर साधु संत, वो पूरा समाज उनका सम्मान करता है और यूसीसी का जिक्र करते हैं। तो ये कहते हैं कि यूसीसी की आज समय के साथ जरूरत है। लेकिन सवाल विपक्ष के भी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्याय समानता की दिशा में यूसीसी को अहम कदम बताया है। इसी बात को लेकर आज चर्चा करेंगे और यूसीसी पर चर्चा होनी भी चाहिए। जितनी चर्चा करेंगे उससे तमाम चीजें स्पष्ट भी होती रहेंगी। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रभा बंदूनी जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। प्रभा जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देवचंद उत्तराखंडी जी, उत्तराखंड क्रांति दल से हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी वर्चुअल जुड़े हुए हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ प्रेम पंचौली जी भी वर्चुअल जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंचौली जी, आपका बहुत स्वागत है। प्रभा जी, एक तरफ हमने देखा कि प्रयागराज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गए, वहां पर साधु संतों ने उनका सम्मान किया, यूसीसी का जिक्र वहां पर हो रहा था। और इस वक्त तो पूरे देश में उत्तराखंड की चर्चाएं हैं यूसीसी को लेकर, और तमाम ऐसे राज्य भी दावा किया जा रहा है कि यूसीसी, अन्य राज्य भी इसे करने जा रहे हैं, जिसको लेकर कई राज्यों का जिक्र हुआ और उन राज्यों में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। लेकिन विपक्ष आपसे ये पूछ रहा है कि ये कैसी समानता है जिसमें एक बड़े वर्ग को छोड़ दिया गया, और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर लगातार विपक्ष के सवाल है। देखिए रवि जी, मैं तो दोबारा यही कहूंगी, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि कम से कम उत्तराखंड एक देश का पहला राज्य बनाए जिसने यूसीसी जो लेकर आया है।
तो यूसीसी के तहत हमने जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने जिस प्रकार इस कानून को लेकर वो आए हैं, और जो हमारा हम कहेंगे चुनावी हमारा मैंडेट इसी पे जनता ने हमें दिया था कि हाँ आप यूसीसी लेकर आइए, तो हम भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। तो हम तो बहुत खुश हैं और पूरे देश में आज इस बात की चर्चा होना स्वाभाविक है कि यूसीसी लाने वाला उत्तराखंड आज देश का पहला राज्य बन गया है। तो यूसीसी के तहत देखिए जो हमारी नीति है, जो हमारी नीयत हमारी भारतीय जनता पार्टी की रही है, वो हमेशा से स्पष्ट रही है कि सबको समान अधिकार दिए जाएं, विकास के समान अवसर मिलने चाहिए, सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए, सबके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। और इसमें मैं ये कहूंगी कि ये सामाजिक न्याय के भी एक नए द्वार खोलता है। तो अगर हमें लगता है कि यूसीसी के माध्यम से जो हमारी नीयत है, हमारी नीति है कि चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे हम कहेंगे कोई भी हो, उनको वर्ग हो, संप्रदाय हो, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का तो हमेशा से ये नारा रहा है कि देश में एक विधान, एक निशान, एक प्रधान का नारा हम देते हैं। तो देखिए जिस देश में एक समरसता नहीं आएगी, सभी धर्मों में एक जैसा हम कहेंगे कि चाहे वो धर्म के आधार पर हम देख ले, व्यक्तिगत हम देख ले, सामाजिक न्याय पर देख ले, तो सबको अधिकार है कि विकास के, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी धर्म का हो, विकास के समान अवसर उनको मिलने चाहिए। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें, चाहे वो तलाक का हो, चाहे वो उत्तराधिकार का मामला हो, चाहे वो गोद लेने की बात हो, तो अगर कोई भी धर्म हो तो आप किसी को उनके अधिकारों से वंचित कैसे रख सकते हो। तो जब अदालत में हम लोग जाते हैं तो धर्म के आधार पर किसी को उसके सामाजिक न्याय से वंचित कर देना, उसको समाज की मुख्य धारा से ना जोड़ना, तो मुझे लगता है कि अगर हमने इस ओर कदम उठाया, धार्मिक सरकार की एक दूरदर्शिता का ये परिचय देता है कि हम समाज में एक समान न्याय लाना चाहते हैं, और ये हमारी दूरदर्शिता का ही परिचय है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये समान न्याय कैसे मिलेगा जब जनजातियों को आपने छोड़ दिया, तो एक जैसा तो हुआ ही नहीं ना, उनके लिए तो ये कानून लागू नहीं है। देखिए रवि जी, जनजातियों में मैं अभी आई रही थी, जो हमारी जनजातियों को इसमें नहीं लिया है उसका देखिए बहुत बड़ा कारण है। उसका कारण ये कि जो जनजाति हमारी अभी भी है, वो आज की हम देखेंगे कि आज भी वो जो एक मुख्य धारा होती है, मुख्य धारा मतलब देखिए विकास के उनको समान अवसर दिए गए हैं, लेकिन जो उनके रीति रिवाज हैं, जो एक पर्टिकुलर वो क्षेत्र में रहते हैं, उनके अपने कुछ रीति रिवाज हैं, उनको हम किसी धर्म से नहीं जोड़ते हैं, वो मुख्य धारा से अलग हैं। आज भी वो ना तो जुड़ना चाहते हैं किसी के साथ, वो जो रीति रिवाज ऐसे हैं कि वो अपने आप को मुख्य धारा में फिट नहीं बिठाते हैं। तो उनकी जो अपनी सांस्कृतिक विरासत है, चाहे वो उनका पहनावा हो, चाहे उनके ट्रेडिशंस हो, तो बिल्कुल अलग क्षेत्र में रहते हैं। वहां पे विरासत, पहनावा, रीति रिवाज ये तो इससे प्रभावित ही नहीं होंगे ना यूसीसी से। देखिए ये कहाँ प्रभावित होंगे? देखिए तो इसीलिए हम और धर्मों की भी अगर बात करें तो उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है यूसीसी में कि ये किसी की विवाह पद्धति, पूजा पाठ और आपके जो रीति रिवाज है उनसे छेड़खानी नहीं की जाएगी इसमें। लेकिन आप ये देखिए, जब हम यहाँ शहरों में रहते हैं या एक बड़ा वर्ग किसी भी धर्म का हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, अगर हम आज के समीकरण की बात करें, आज के माहौल की बात करें, तो हमारे बीच में ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है। आज ऐसा नहीं है किसी को प्रतिबद्ध किया जा रहा है कि आप यही शादी करिए, उससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो आदिवासी समाज होता है, जो आदिवासी समाज की अपनी मूल धारणाएं होती हैं, वो अलग होती है, वो हमारे समाज के साथ नहीं रहते हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो जो आदिवासी समाज है वो बिल्कुल मेन जो स्ट्रीम हम ये कहेंगे उससे बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर आप उनसे हटकर देख लीजिए, चाहे हम आज के परिप्रेक्ष्य में इस चीज की बात करें, चाहे वो किसी भी धर्म के, हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो हमारा सभी धर्मों के साथ लगाव हो, चाहे वो किसी में पूजा पद्धति हो, त्यौहार हो, ओणम हो, या हम कहेंगे कि एक जब हम कहते हैं ना एक किसान की अनाज की जब फसल उगती है तो हर क्षेत्र में, हर राज्य में वो त्यौहार मनाया जाता है। अलग अलग तरीके से उसको मनाने के हम कहेंगे उत्सव मनाए जाते हैं, तरीका अलग होता है, लेकिन एक हम कहते हैं कि परिपाटी एक ही होती है कि उसका मकसद एक होता है। ठीक है शांति प्रसाद भट्ट जी, जो कांग्रेस का सवाल था कि एक बड़े तबके को छोड़ दिया, ये कैसी समानता, उस पर आपने जवाब भी सुना कि संतुष्ट हैं। और पर दूसरी तरफ संत समाज तो मुख्यमंत्री जी का अभिवादन कर रहा है, उनका सम्मान कर रहा है यूसीसी को लेकर, और आप लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान होना चाहिए, ये हम सब प्रदेशवासियों का सम्मान है, इसमें हमें कोई गुरीज और परहेज नहीं है। जहां तक यूसीसी का सवाल है, इसको समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड, यूसीसी कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये उत्तराखंड की ही 4% जनता जो जनजातीय क्षेत्रों में रहती है, जो उत्तराखंड के 5 से 7 जिलों में बसती है, उन पर ये लागू ही नहीं हो रहा है। उसका कारण है संविधान का अनुच्छेद 366, 25 और सब क्लॉज 342 अनुच्छेद है, उसके अनुसार अनुसूचित जनजातियों को जो विशेषाधिकार हैं। तो इसका मतलब सरकार
जो इसे समान नागरिक संहिता कह रही है वो गलत है। और कैथोरा जी, आपको पता है कि हमारे संविधान में नियमों का बंटवारा है कि कौन से कानून कम बनेंगे। समवर्ती सूची है, संघ सूची है, राज्य सूची है, उसी के हिसाब से कानून बनाए जाते हैं। ये समवर्ती सूची का विषय है, इसमें केंद्र में मानता हूँ राज्य भी कानून बना सकता था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में बहुत सारी जगहों राज्यों में सरकार है और केंद्र में अपने को बहुत मजबूत सरकार कहते हैं, तो इसको अम्ब्रेला लॉ के रूप में क्यों नहीं लाए, सेंट्रल लॉ के रूप में क्यों नहीं लाए, ये संपूर्ण देश पर समान रूप से लागू क्यों नहीं किया गया, उत्तराखंड को केवल प्रयोगशाला क्यों बनाया गया, ये हमारा सवाल है। इसमें बहुत सारी बातें हैं। जो लिव इन रिलेशन का मुद्दा है, जिसका जबरदस्त विरोध उत्तराखंड में चारों तरफ से हो रहा है, उस पर सवाल से सरकार है। आपने खुली छूट दे दी है। आपने इसका जो सेक्शन 3 है, जो परिभाषा वाला सेक्शन है, उसी में आपने जो निवास की परिभाषा दी है, आपने सबको अधिकार दे दिया निवास का। जो 1 साल से उत्तराखंड में रह रहा है उसको भी आप निवासी मानने लगे हैं। ये डबल स्टैंड सरकार का है। लोग यहाँ मूल निवास और भू कानून मांग रहे हैं, यूसीसी तो किसी ने नहीं मांगा था, आपने जबरदस्ती थोपा है। और यूसीसी में जो विशेष प्राविधान ठीक है, संपर्क टूट गया है। ठीक है, मैं उत्तराखंड क्रांति दल से इस पर पक्ष ले लेता हूँ। देवचंद उत्तराखंडी जी। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसे ऐसे विषयों को हर बार लाते हैं, चर्चा में लाते हैं। अब बात आती है कि यूसीसी लागू हो गया, उसके बाद विरोध क्यों। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही आपके दर्शकों को विश्वास दिलाता हूं कि जब से यूसीसी की कोरी घोषणा हुई थी और जब इसके ड्राफ्ट की बातें चल रही थी, तब से लेकर आज तक हम उन 2 बिंदुओं पर लगातार बात कर रहे हैं कि ये दोनों उत्तराखंड के हित में नहीं हैं। और वो दोनों बिंदुओं को लेकर आज भी हमारे जो उत्तराखंड क्रांति दल के युवाओं की तरफ से एक पैदल यात्रा नारसन हरिद्वार से लेकर के मलारी नीति तक जा रही है। ये लगभग 18 तारीख तक ये यात्रा रहेगी और जनता को इसके लिए जागरूक करेगी। कुछ तथ्यों को आपके दर्शकों के माध्यम से मैं उत्तराखंड की माँ बहनों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ आपको यूसीसी लागू होने से पहले बताई गई थी, हकीकत में वो दूर दूर तक नहीं है। क्योंकि जब ये समान नागरिक संहिता जब इसमें बात होती है तो ये असमान है, क्योंकि एक बहुत बड़े तबके जो एसटी को इसमें छोड़ दिया गया है। और वही अगर आप बात करें कि हरिद्वार बनारस में जो तीर्थ नगरी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत हुआ, स्वागत तो किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री आएंगे तो उसी प्रकार का होगा। लेकिन साधु संतों को खास तौर पर और उसके बाद जो एसटी समाज को छोड़ दिया, वो तो वाह करेंगे ही। वो तो उनको क्या लेना देना इनसे, जब उसमें वो टच ही नहीं है, उनसे उन पर बीतती नहीं है, उनके दिल पर ये चुभती नहीं है। अब आप समझ सकते हैं उत्तराखंड में यूसीसी में जो लिव इन रिलेशन का मैं 1-2 पॉइंट आपको बताऊंगा, तब आपको ये पता लग जाएगा। थोड़ा मुझे समय देंगे कि जब ये समानता बोलते हैं तो समानता नहीं है, ये एक कंफ्यूजन है, जनता के बीच में कंफ्यूजन है। जनता को इसमें यही लगता है कि अच्छा हुआ अभी धर्म विशेष की जो 4-4 शादियां नहीं हो सकती हैं। लेकिन वो ये चीज उनको नहीं बताई गई कि जो हमारे उत्तराखंड में एक बिल्कुल प्यार मोहब्बत उत्तराखंडित थी। अगर किसी परिवार की 2 बहनें हैं और एक गरीब है और एक बहन बड़ी बहन के किसी वजह से अगर उनकी संतान नहीं होती है तो वो छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन अपनी मर्जी से वहां शादी करके लेके आती थी और फिर वो बच्चे होते थे और प्यार प्रेम से उत्तराखंडियत में रहते थे। और इस लॉ के बाद या तो उनको गोली मारना पड़ेगा बड़ी वाली को पहले को, या तलाक देना पड़ेगा, जो कि सरासर अन्याय है। इसके लिए जो अभी मेरी बहन परवा बता रही थी कि विजन, मैं तो ये कहूंगा कि इसमें कहीं भी बीजेपी सरकार या जो सत्तारूढ़ धामी सरकार है या धामी जी ने खुद इसमें कोई विजन का काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ एक चीज इसमें देखी कि हाँ उत्तराखंड में ये लागू हो गया और हम पहला राज्य बन गए। जबकि यूसीसी लागू करना एक समान नागरिकता की अगर बात करें तो इसको केंद्र से होना चाहिए था, जैसे नोटबंदी या जीएसटी इस प्रकार के चीज हुए हैं तो इसको सेंटर से करते और तब करते कि ये किसी हर चीज को उसमें जब आप मुस्लिम का जो पर्सनल लॉ बोर्ड पर आघात कर सकते हैं तो एसटी के उस लॉ पर जो 44 में लिखा हुआ आर्टिकल संविधान के, जहां पर जो उनके मूलभूत अधिकार हैं वहां पर लगा, क्योंकि उसको नहीं कर सकते। क्योंकि अगर उसमें आघात करते तो संविधान में क्लियर लिखा हुआ है कि उसके बाद जो लॉ है वो अपने आप ही नल एंड वॉइड हो जाएगा। उस चीज से बड़ी चालाकी से जो इनके ड्राफ्ट करता है और सेंटर से जो इनकी राह मिली है वो वजह थी, न कि धर्म को विशेष करेंगे या उनको ये है वो है। जो कहानी बता रहे थे हमारी प्रवक्ता मैम, उसका वो नहीं है, लेना देना संविधान में निहित है। ये यूसीसी की बात भी संविधान में थी कि जरूरत पड़ने पर जब देश इसको स्वीकार कर सकता है तब यूसीसी लाने की कोशिश किया जाए, तो पूरे देश में लाते। अभी कुछ बातें और मैं आपको बता दूं
कि जैसे मान लो उत्तराखंड की अभी जो बात कर रही थी कि संस्कृति, और ये उत्तराखंड की संस्कृति में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि कोई माता पिता अपनी बेटी को लिव इन रिलेशन में जाने की बात करें। आज भी सुबह किसी डिबेट में ये बात हो रही थी कि जो काम पहले चोरी छुपे हो सकते थे उनको हमने कानूनी जामा पहना दिया। क्या ये सत्य, ये अच्छी बात है? नहीं। तो हम लेकिन चोरी छिपे भी कोई काम करना अच्छी बात नहीं है ना। हाँ? चोरी छिपे भी अगर कोई काम हो रहा है तो वो भी तो अच्छी बात उसको है। रोको, उसको रोकने की कोशिश करो। वो बना हुआ है, कानून बने हुए हैं, उनको रोको, उनको अच्छी शिक्षा दो, अच्छी मोरल टीचिंग दो। उसमें ये की रोक सकती थी उसको। तो वो खुद बोल रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता ने ये बात हमको बोली उसमें डिबेट में कि चोरी छिपे जो काम होता था उसको हमने कानूनी जामा दे दिया। ये बिल्कुल ही जनता के ऊपर एक तानाशाह जैसे बात करेंगे। उत्तराखंड की रीति रिवाज पर जैसा भी बात हुई थी, अगर रीति रिवाज पर आप एसटी को अगर आप उनको दर्ज वो देते हैं, सम्मान देते हैं, तो हमारे उत्तराखंड के बाकी लोगों को क्यों नहीं, उन माँ बहनों को क्यों नहीं? अब तो रवि जी ये होगा कि जब जन्म पत्री जुड़ाई जाएगी तो ये भी वाजिब होगा कि उस लड़की के बारे में पहले ये डिटेल भी मांगा जाए कि क्या कभी आप लिव इन रिलेशन में भी थे तो उसका प्रमाण भी दे। तो इस प्रकार की एक खुल्लम खुला बेइज्जती हमारे उत्तराखंड के जो उत्तराखंडी लोग हैं उन पर होगा। अब मैं जो एक खास बात बता रहा हूं कि जब तक ये समान है, समान नहीं है, जब तक ये समान नागरिकता इन्होंने लगाई है, अगर किसी बाहर के अन्य राज्य के लोग एसटी समाज से जिन पर ये लागू नहीं है, ये उत्तराखंड में आते हैं और उत्तराखंड में लिव इन रिलेशन उनको मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर चल रहा है, जो वो रहते हैं, उनसे जो जैविक संतान होगी उसका देखभाल करने वाला उत्तराखंड में कौन होगा, इसके बारे में कोई विजन उसमें नहीं है। इसका मतलब इन्होंने खाली जो पन्ने पढ़ करके काम किया, पर इसका दूरगामी, जिसको जी बिल्कुल विजन बोलते हैं, जो दूरदृष्टि बोलते हैं, उस पर काम नहीं हुआ। आने वाले क्या इसमें परिणाम निकल सकते हैं? तो वो जो संतान, जैविक संतान होगी, जो उत्तराखंड से बाहर के एसटी समाज के लोग हैं, उनका उत्तराखंड में जो संतान होगा इसकी देखरेख करने वाला कौन होगा और उसमें उनकी संपत्ति के लिए क्या होगा? ये अभी तक मैं सिर्फ यूसीसी की बात पे आ रहा हूं। दूसरी बात, तब मैं अभी आऊंगा दूसरा भू कानून मूल निवास। दूसरी बात जो अब आ रहे हैं मूल निवास भू कानून की बात, जहां हम बोल रहे हैं कि मूल निवास 1950 होगा, जहां हम बोल रहे हैं कि हमारा सशक्त भू कानून हमारे को होगा जिससे हमको हमारा जल जंगल जमीन मिलेगा, उसके तहत आप ये देख लो कि उत्तराखंड में एक तो जो जैविक संतान होगा उसका भी उत्तराखंड में हक हो जाएगा, वो यहाँ का स्थायी निवासी हो जाएगा। बाकी जो 1 साल से नौकरी कर रहा है वो भी यहाँ पर स्थायी निवासी हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा मूल निवास के जो लोग हैं उनको मिलने वाले मूल निवास के तहत जो नौकरियां, जो सुविधाएं मिलनी थी, उनमें तो हिस्सेदारी हो जाती, आगात हो जाती, वो हो ही गया है। अभी अभी आपको बता दें कि हमने पेपर में पढ़ रहे थे कि तमाम जितने भी महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में जितने भी यादव कम से कम 400 यादवों को नौकरी लग गई। हमारे यहाँ का नेगी भंडारी रावत जी कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे वो लोग, उनको कब नौकरी मिलेगी? इस पर किसी ने सोचा नहीं। मतलब इसके ये है कि हमारा पहला राज्य हो गया। अब ये बताओ, अगर ये पहला ही राज्य इस प्रकार से बना तो आप जो मूल निवास की जो मेन जो बात हो रही है कि 1950 लागू कब होगा, जिसमें हमको आश्वासन मिला था, आपके चैनल के माध्यम से पता चला था कि ये बजट सत्र आएगा, इसमें दिया जाएगा, पर ये बात कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती। क्यों? अगर यूसीसी लागू हो गई, हम बार बार बोल रहे थे कि यूसीसी सीधा सीधा मूल निवास और भू कानून पर आघात है और वो नहीं बनने देगी, उसको नहीं लगने देगी। तो इस प्रकार से ये जो 2 बिंदु हैं, इन दोनों बिंदु के ऊपर हमारा सख्त ऐतराज है। और बाकी रही बात जो यूसीसी में है, कुछ भी नया नहीं है। यूसीसी में वो सारे कानून नीत हैं जो फंडामेंटल राइट में पहले से या समय समय पर विवाह, उसमें समय समय पर अलग अलग कानून बनते रहे, उन कानूनों का ही एक गठजोड़ इसमें डाल दिया। इसमें सख्ती अभी ये है कि जिनकी शादी 2010 से पहले की होगी उनको अभी बाद की पहले की नहीं, उनको छूट है, बाद की होगी, उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको लाने पड़ेंगे, कई के पास अभी शादी के कार्ड 2010 के बाद होंगे भी नहीं, फिर पंडित जी आए थे, शायद वो पंडित जी जिंदा होगा भी कि नहीं होगा, इस प्रकार के लिए 25,000 रुपये जुर्माना भी करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के एक आम जनता इतनी त्रस्त होगी इसके बाद, जो इन्होंने दूरदृष्टि न दे करके अल्प दृष्टि से देकर इसको पास कर दिया, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। जो दोनों पॉइंटों का, और ये 2 पॉइंट जब तक क्लियर नहीं हो जाते तब तक हम लामबंद रहेंगे और सड़कों पर उतरते रहेंगे, जैसे कि हमारी ऑलरेडी यात्रा जारी है। ठीक है। अब वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली जी से हम कई दफा इस बात को समझने की कोशिश करते भी रहे हैं। आज अलग बात यह है पंचोली जी, क्योंकि प्रयागराज में मुख्यमंत्री जी का सम्मान होता है
और ये कहा जाता है कि यूसीसी जिस तरीके से लागू किया उसकी जो चर्चाएं थी उसी बीच साधु संत भी उनका सम्मान करते इस बात को लेकर, और ये कहा जाता है कि आज वक्त के साथ इस बात की जरूरत भी थी। लेकिन विपक्ष लगातार यहाँ पर सवाल उठा रहा है, उसमें खासतौर पर बात करें तो लिव इन रिलेशनशिप की बात सामने आ रही है, और जो 1 साल में बाहरी व्यक्ति यहाँ रह रहा है उसको वो भी यूसीसी के दायरे में आ जाएगा, और ऐसे में ये आरोप लग रहे हैं कि वो यहाँ का स्थायी निवासी हो जाएगा, इस तरीके की जो है उसको भी यहाँ पर वो हक मिल जाएगा। हम इन दोनों पॉइंट्स को कैसे समझें, और जो मुख्यमंत्री जी का सम्मान है उसको भी? देखो, मैं 2-3 चीजों को क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं पढ़ा और न मेरे पास अभी आया है ना। लेकिन हम इतना समझते हैं कि जब कोई राज्य कोई कानून बनाता है, उस कानून को जब इम्प्लीमेंट करता है उसके प्रभाव क्या है, उसके असर क्या है, जब वो सामने आने लगेंगे तब उस पर कुछ कहा जा सकता है कि ये गलत है कि सही है। अभी तो जो सत्ताधारी पार्टी है वो उसका गीत गा रही है, सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का सम्मान कर रहे हैं। जी जी जी। क्या उत्तराखंड में नागरिक सम्मान हुआ है यूसीसी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का? अगर नागरिक सम्मान उत्तराखंड में होता है तो उसमें ऐसा नहीं कि उसमें आरएसएस के लोग आए, आरएसएस के संगठन के लोग आए उनका सम्मान करें। सर्व समाज के लोग उनका नागरिक अभिनंदन करें कि आपने एक बढ़िया कानून लाया है। और कानून से पहले ये समझने की जरूरत है कि जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीफेस है ना, उसमें एक लाइन लिखा है कि हम भारत के लोग, क्या हम भारत के लोग वाली लाइन प्रभावित हो रही यूसीसी से? अगर प्रभावित हो रही है तो आपने ऐसा कानून बनाया क्यों? और अगर आपने इस कानून को बनाया भी तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मतलब उत्तराखंड में इसमें सबसे ज्यादा शादी ब्याह को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, प्यार मोहब्बत को लेकर के उठाए जा रहे हैं कि आप जो है आप किसी की प्राइवेसी में झांकने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आप कानून ला रहे हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो असर जब दिखाई देगा ना इम्प्लीमेंट होने के बाद कि उसके दुष्प्रभाव क्या हैं, उसके अच्छे प्रभाव क्या हैं। जब वो डबल बेंच पे जाएगा, जुडिशली बेंच पे जाएगा, बड़ी बेंच पे जाएगा, उसके दुष्प्रभाव पे पूरे सरकार की खींचातानी होगी, तब पता चलेगा कि यूसीसी की जरूरत क्या है। कुल मिलाकर के यूसीसी एक फिनोमिना है उत्तराखंड में, उसमें कोई नया प्राविधान नहीं है। अब उसमें कह रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रहेंगे उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और ठीक है, भाई चोरी छुपे तो कोई काम होना भी नहीं चाहिए, गलत बात है। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्चा पैदा होगा उसका क्या होगा? समझे आप बात? तो ये बड़े बड़े क्या हास्यास्पद कानून है, और ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी राज्य अपने राज्य को चलाने के लिए कानून ला सकता है, कानून को डिस्ट्रॉय कर सकता है ना। वो बहुत बड़ी बात नहीं। अगर इन्होंने कानून लाया, मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, और नरेगा, दो बड़े कानून आए, और उन 2 बड़े कानूनों ने पब्लिक को बहुत बेनिफिट पहुंचाई। नरेगा से बहुत ग्रास रूट के लोगों के आर्थिक स्थिति सुधरी। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, हम उनकी कहानी बताएंगे तो जिनको कभी कुछ पैसा नहीं मिलता था, नरेगा से उन्होंने अपने को बहुत आगे बढ़ाया। तो ऐसे कानून आए तब तो अगर किसी की आजीविका सुधर सकती है, किसी की आर्थिक संसाधन सुधर करके उसको सम्मान मिल सकता है, तो ऐसे कानून की इस देश में या इस राज्य में जरूरत है। आरटीआई आया, राइट टू इंफॉर्मेशन आया, तो उससे भी बहुत सारी चीजों का खुलासा हुआ। बहुत सारे काम की संस्कृति बदली, काम की संस्कृति में पारदर्शिता आई, है ना। उसके दुष्प्रभाव कम आए, लेकिन उसके अच्छे परिणाम ज्यादा आए। तो यूसीसी को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी या सत्ताधारी पार्टी बहुत ज्यादा उत्साहित है कि हमने अच्छा काम किया है, तो सबसे पहले सरकार को ये पूछा जाना चाहिए, और पूछ भी रहे हैं लोग, कि इस प्रदेश को प्रेजेंट टाइम किस नीति की जरूरत है। मानते हैं आप इस बात? मतलब किस तरह की नीति की जरूरत है, किस तरह की पॉलिसी की जरूरत है, पहले उस कानून को बनाना पड़ेगा। यूसीसी का तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारे प्रदेश में, हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया में अगर कोई ये बोले कि मेरी बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, तो हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मतलब ये होता है कि शादी हो गई है। समझ रहे हैं आप बात? यूसीसी को कोई मायने नहीं रखता उनके सामने, है ना। बॉयफ्रेंड का मतलब ये कि अगर किसी लड़के का कोई बॉयफ्रेंड है तो हाँ जी, आने वाले दिनों में इनकी शादी होगी। एक कॉमन सेंस है किसी एक पहाड़ी का, है ना। तो क्या कभी लोगों ने डिमांड की? क्या लोगों ने यूसीसी की डिमांड नहीं की। यूसीसी एक ऐसा फिनोमिना है कि जो कई सारी चीजों को दबाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए एक इन्होंने लाया है।
मुझे नहीं पता कितना अच्छा कितना बुरा है, लेकिन जिस तरह से मार्केटिंग हो रही है उसके पैरेलल जो उत्तराखंड राज्य के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं और जो बहुत जोर से उठाए जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री को ये बोले कि तुम मुख्यमंत्री पद छोड़ दो, तुम मतलब पद मत छोड़ो, आंख बंद करके सोचो कि उत्तराखंड को इस समय क्या जरूरत है। क्या पिछले दरवाजे से जितने लोग बाहर के लोग नौकरी लगे हुए हैं, हमारे मूल अधिकारों पे चोट की गई है। राज्य का मतलब ये होता है कि पहले राज्य के लोग, उसके बाद अगर गुंजाइश है तो फिर बाहर के लोग। ठीक है, समझ आप बात? जी, तो उसपे सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। सरकार के से बार बार लोग डिमांड कर रहे हैं कि मूल निवास चाहिए। क्यों कर रहे हैं लोग डिमांड, उसको समझने की जरूरत है। ठीक है, प्रेम बंसल जी, मैं आता हूं, मैं इसी बात पर आपके पास आऊंगा। हाँ, मैं इसी बात पर आपके पास आऊंगा। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद इसी बात की चर्चा करेंगे कि जो पंचोली जी भी कह रहे थे और जिस तरीके से कुछ सवाल उठे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से उसका जवाब भी लूंगा। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। क्वेश्चन आवर में आज बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां भी जाते हैं यूसीसी का जिक्र करते हैं। पूरे देश भर में इस वक्त उत्तराखंड की चर्चाएं तब से तेज हैं जब से यूसीसी उत्तराखंड में लागू हुआ और हम पहले राज्य बने। लेकिन अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर पक्ष के सामने यानी भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष लगातार सवाल उठा भी रहा था यूसीसी पर, और यूसीसी लागू होने के बाद उठा भी रहा है। शांति प्रसाद भट्ट जी, जिस तरीके से आपने कहा, और उत्तराखंड क्रांति दल ने तो ये भी कहा कि हम लोग तो लगातार पदयात्रा भी निकाल रहे हैं और इसको लेकर हम लोग ये इस बात को रख रहे हैं कि यूसीसी जो सामने आया है उसका विरोध है उनका सीधे एक तौर पर। अब ये देखा जाए कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, आप लोगों का अगला कदम क्या है यूसीसी को लेकर? क्या आप लोग कुछ सोच रहे हैं? कोई बैठक आप लोगों की हुई है? क्योंकि सरकार की ओर से तो इसे लागू कर दिया गया। शांति प्रसाद भट्ट जी, ठीक है, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है। प्रभा जी, जिस तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल में ये कहा कि हम लोग एक पदयात्रा भी निकाल रहे हैं, जा रहे हैं यूसीसी को लेकर, उनका सीधे तौर पर विरोध है, इसी तरीके से कांग्रेस का भी है, और तमाम जो सवाल भी खड़े हुए हैं उस पर जवाब दीजिए। देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगी विपक्ष है, विरोध करना इनका काम है। मैं ये कहती हूँ कि पहले आप यूसीसी का थोड़ा अध्ययन तो कर लीजिए। और जैसे अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंचोली जी थे, उन्होंने एक बात स्पष्ट कही है कि ये तो आने वाला समय हमें ये बताएगा कि जो इससे केसेस जो हमारे समाज में जब आ रहे हैं, मैंने आपको पहले कहा माहौल बदल गया है, ये पहले वाला माहौल नहीं रहा है, चाहे वो उत्तराखंड है। और हमने कभी ये नहीं कहा है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रहिए, इस कानून में ये नहीं कहा गया है। इसमें कानून बनाया गया है कि अगर कोई भी लिव इन रिलेशनशिप में रहेगा तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, या वो किसी भी संप्रदाय का हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि किस प्रकार से जो कानून के दायरे में लोग इसमें आएंगे, तब उनको इसकी अहमियत पता चलेगी कि आज अगर उत्तराखंड में यूसीसी है तभी वो सुरक्षित भी हैं यहाँ पर। तो मैं तो ये अपने आप कहूंगी कि जैसे ही कोई केस आएगा, वैसे जिसको देखना है इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च हो गया, वहां पर आप इसकी धाराएं भी देख सकते हैं, किस प्रकार क्या उत्तराधिकार इसमें रहेगा, तो वो सारी चीजें वहां से मिल जाएंगी। दूसरा मैं कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी जो जन कल्याण के काम होते हैं उनको भी करती है, और अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस धामी सरकार किया है। इससे पहले आप देख लीजिए रवि जी, अगर आज हम बात करें लैंड जिहाद की, लव जिहाद की, दंगा रोधी कानून, तब ये विपक्ष कहां था? उस वक्त भी ये लोग उन्हीं लोगों के साथ खड़े थे। जब हमने लव जिहाद की बात करी थी तब इनके मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकला? मैं पूछना चाह रही हूं आपसे, जब हमने लैंड जिहाद के बारे में बात करी तब ये लोग क्यों नहीं बोल रहे थे कि हमारी उत्तराखंड की जमीन ये लोग हड़प रहे हैं? तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि विरोध करिए, लेकिन विरोध पहले पढ़ तो लीजिए कि उसमें लिखा क्या है, क्या उसका प्रारूप है। केवल विरोध करके विरोध की राजनीति करना, उसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं कि आज राज्य की जनता इनको किस रूप में इनको स्वीकार रही है। हर जगह से इनको नकारात्मकता मिल रही है और जनता इनको जवाब दे रही है। वोट की चोट से इनकी बात का मैं जवाब दे रही है जनता। तो हम जितने भी काम कर रहे हैं हम जनता के हित में कर रहे हैं। हम आने वाले समय को देखते हुए धामी सरकार निर्णय ले रही है, जीरो टॉलरेंस हमारा है, चाहे वो समाज में हमें एक न्याय लाना है। आप ये देख लीजिए, किसी भी धर्म में अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो सबके लिए कोर्ट का, अदालत का दरवाजा खुला रहता है, सब लोग न्याय के लिए वहां जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सामाजिक समरसता की, तो तब ये कानून कहां चले जाते हैं किसी भी धर्म के। तो आज अभी हमारे यूकेडी से जो मेरे भाई बैठे हैं, आज वो कह रहे थे पर्सनल लॉ बोर्ड की बात उन्होंने करी है।
तो मैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्रिमिनल लॉ में तो अदालत का दरवाजा है पर्सनल लॉ बोर्ड में, लेकिन जब सामाजिक समरसता की बात आती है, सामाजिक न्याय की बात आती है, 3 तलाक की बात आती है, और हम ये कहेंगे कि वहां पे उत्तराधिकार की बात आती है, हलाला की बात आती है, तो फिर वहां पर कोर्ट का जो अदालत होती है वहां पे वो लोग अपने पर्सनल लॉ बोर्ड पर आ जाते हैं। तो अगर धामी सरकार का जो विजन, मैं इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि बहुत बड़ा विजन है, आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि जिस प्रकार से यहाँ पे अपराध होते थे उनमें कितनी कमी आ जाएगी। लेकिन तो अगर हमने विपक्ष ने एक बात और कही ना कि उत्तराखंड मांग रहा है इस वक्त भू कानून, मूल निवास की बात हो रही है, आप लोग यूसीसी लेकर आए, तो भू कानून और मूल निवास लेकर कौन आएगा? सरकार तो आप ही लोगों की है। देखिए रवि जी, भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने कहा है, अगर आप उनके वक्तव्य भी सुनेंगे इससे पहले, उन्होंने कहा है भू कानून और मूल निवास की जो बात है वो भी हम ही करेंगे और सबसे सख्त भू कानून हम लेके आएंगे। उन्होंने कहा है जब ये वाला विधेयक हमारा चलने वाला है, अभी उससे पहले कमेटी अभी बैठ रही है, उसमें इसी भू कानून के बारे में चर्चा हुई, और हमें धामी जी का हमें पता है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर वादा किया है तो वो लेके आएंगे। और निश्चित तौर पर अभी आने वाले जैसे ही विधेयक, ये विधानसभा का सत्र शुरू होगा, आप देखिएगा जो सख्त से सख्त भू कानून होगा, जो राज्य के हित में होगा, हमारे राज्य की जनता के हित में होगा, वो हम सबके सामने होगा, और हम यहीं बैठकर उस विषय पर भी चर्चा कर रहे होंगे। तो जो माननीय धामी जी ने कहा है वो जो कहते हैं वो करते हैं, चाहे वो राज्य की जनता के हित में जन कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे अपराध को रोकने की बात हो, चाहे हमारे बच्चों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, पुरुषों के लिए हो। इसीलिए हम सामाजिक समरसता की आज बात कर रहे हैं। तो सामाजिक न्याय की ये बात हो रही है कि कम से कम अगर हमने शुरुआत करी है तो इसमें बुराई क्या है? अगर गंगा की धारा हम कहेंगे यहां से प्रवाहित होकर पूरे देश को सींचती है, तो अगर हम एक अच्छा नियम कानून बना रहे हैं उत्तराखंड की धरती से और वो निकल के पूरे देश में जा रहा है, तो उसमें क्या बुराई है? हम सब इसका स्वागत करते हैं। अच्छा, और आज हमने एक अच्छा कानून बनाया है, तो निश्चित तौर पर और राज्यों में भी बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारा संत समाज है, उनको भी, वो भी एक समाज से जुड़ा हुआ वर्ग होता है, वो क्यों नहीं? हम कहते हैं कि हमारी सनातन परंपरा है, ये भारतवर्ष है, अखंड भारत है। तो अगर आज हम पूरे भारतवर्ष के इतिहास में भी देखें, और जिस प्रकार हमारे माननीय मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत के रूप में परिलक्षित करना है, तो जो हमारा यूसीसी का कानून है, जो पूरे हम कहेंगे कि सबके लिए समान कानून हो, जब हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, तो हम धर्म के नाम पर कैसे भेदभाव कर सकते हैं? शांति प्रसाद भट्ट जी, 2047 का जिक्र भारतीय जनता पार्टी करती है कि हमें विकसित राष्ट्र बनना है, और यूसीसी भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। कैतुरा जी, मैं यही तो कह रहा हूं, अगर मैं अपनी बहन से कुछ सवाल पूछ लूं कि आपने यूसीसी की धारा 3 में जो परिभाषाएं दी हैं और उसमें आपने जो क्लॉज जोड़ा है कि राज्य में कम से कम 1 वर्ष से निवास कर रहा व्यक्ति भी यहाँ का निवासी माना जाएगा, तो ये फिर क्या कहेंगी? इनको किसने कहा था लिव इन रिलेशन को भाग 3 में जोड़ने के लिए? देखिए, यहाँ के लोग तो लिव इन को नहीं मानेंगे ना। क्यों आपने माना है लिव इन को? मैं पहले भी कह रहा हूँ रवि जी, प्रभा जी प्लीज मेरा टर्न है, प्रभा जी प्लीज मेरा टर्न है, मेरी बहन मेरा टर्न है, बीच में मत बोलिए। ठीक है, अच्छा बात पूरी होने दीजिए। ठीक है, कैतुरा जी प्लीज इन्हें रोकिए। जी शांति प्रसाद भट्ट जी बताइए आप। जी प्लीज, मेरी बहन मेरा निवेदन है, कृपया प्रतिपक्ष को बोलने दीजिए। ठीक है, आप कोई कानून लाए हैं, आपका सम्मान है, आप कोई कानून लाए हैं, हम उस पर ही तो चर्चा कर रहे हैं ना। अब आप ये कानून लाए हैं रवि जी, ये कानून ठीक इस तरह से है जैसे नई बोतल में पुरानी शराब कोई उड़ेल दे, ठीक ऐसे ये कानून है। केवल प्रयोगशाला के रूप में उत्तराखंड को यूज किया गया है और कुछ नहीं है ये कानून। मैं कह रहा हूं ना कि विवाह विच्छेद और सक्सेशन, इन 4 पॉइंट पर ये कानून है। ये चारों पॉइंट ऑलरेडी हमारे कानून में, जो हमारे पर्सनल लॉज हैं हिंदूज के, हिंदू विवाह अधिनियम है, हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम है, सक्सेशन है, ये पहले से हमारे कानून में है। अब मैं प्रभा बहन से 2 सवाल पूछ रहा हूँ। क्या आपने जो हमारे ये सेंट्रल लॉज थे, जो हमारे ये पर्सनल लॉज थे, क्या आपने इनको खत्म कर दिया? और ये कैसा कानून है कि जो परिवार न्यायालय है, कुटुंब न्यायालय है, जो इक्विवेलेंट जिला और सत्र न्यायालय के है, उसमें कोई विवाह विच्छेद की याचिका जाती है और वहां डिक्री हो जाती है, और उसको आप कह रहे हैं कि अब रजिस्ट्रेशन करिए। जिसकी अपील ऑनरेबल हाई कोर्ट में होती है, वो कुटुंब न्यायालय का निर्णय आप कह रहे हैं अब यूसीसी में उसे दर्ज कराइए। तो एक किस्म से फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन कर रहे हैं। 2 पति पत्नी के रिश्ते किन्हीं बातों को लेकर नहीं बन रहे हैं। उन्होंने सामान्य रूप से 13 हिंदू विवाह में विवाह विच्छेद की याचिका डाल दी 13 कौ में, उनको डिक्री हो गई, और आप कह रहे हैं उसे यहाँ रजिस्टर्ड करिए। मतलब आप उनकी किताब को खोलना चाहते हैं, उनके चरित्र का हनन करना चाहते हैं। तो ये बकवास कानून है टोटली, और इस पर पुरजोर विरोध उत्तराखंड क्या देश में होगा। अगर आपको इसको लाना था
तो इसको अम्ब्रेला लॉ के रूप में सेंटर में लाते। इसमें और बहुत सारे संशोधनों की जरूरत है, संविधान विशेषज्ञों से बात की जानी चाहिए थी। आपने इसमें फंडामेंटल राइट्स के बहुत सारे वायलेशन किए हैं, वो आने वाले समय में जब ये पिटीशन और एसएलपी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तब पता लगेगा। लेकिन अभी जिस यूसीसी, जिस लिव इन रिलेशन को कोई राज्य सरकार, केंद्र सरकार कानूनी जामा नहीं पहना पाया, आपने उसे अनावश्यक रूप से उत्तराखंड को प्रयोगशाला के रूप में एक धर्म विशेष को टारगेट करते हुए इसको लाए हैं। ये हमारा कहना है और इसमें इसकी जरूरत नहीं थी। और अन्य जो सक्सेशन के मामले हैं, विवाह के मामले हैं, विवाह विच्छेद के मामले, वो पहले से हमारे कानून में थे। शादी की उम्र 18 से 21 वो हमारे यहाँ पहले से थे, वो हिंदूज में भी थे, मुस्लिम में भी थे, क्रिश्चियन में भी थे। और 4% उत्तराखंड की जनसंख्या पर ये लागू ही नहीं हो रहा है। तो ये कैसा समान नागरिक संहिता है? ये इसलिए इसको यूसीसी कहना, समान नागरिक संहिता कहना बेमानी होगा। जैसे माँ गंगा और यमुना पवित्र रूप से, अबाध रूप से बहती है, पूरे देश को लाभ देती है, और फिर गंगा जाकर कलकत्ता में वे ऑफ बंगाल में गिरती है। ऐसा ये कानून नहीं है। जैसे धामी जी का मैं उस बयान का बिल्कुल खंडन करता हूं जो उन्होंने कुंभ में कहा है कि ये गंगा की तरह पवित्र है। ये गंगा की तरह बिल्कुल पवित्र नहीं है। गंगा समान रूप से सबको पतित और पावन करती है। उनका जल जिस पर पड़ता है वो पावन हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये उत्तराखंड की 4% जनसंख्या पर लागू ही नहीं हो रहा है, तो ये समान कैसे हो गया? ये मेरा सवाल। ठीक है। अच्छा शांति प्रसाद भट्ट जी, मैं इसमें ये भी जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो दिल्ली में श्रद्धा वाकर जैसे जो अपराध हुए उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, और जो भी लोग रहेंगे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों के लिए ठीक रहेगा। महिलाओं के द्वारा भी अगर किस तरीके का अगर आरोप लगाया जाता है, अगर वो उनका रजिस्ट्रेशन है तो कोई झूठा आरोप नहीं लगेगा, और यही पुरुष के लिए भी लागू होगा। रवि जी, मैं बहुत आदर सहित कहना चाहता हूँ, जी जी, हमारा यही तो सवाल है जी। आपने ये खुली छूट केवल उत्तराखंड में क्यों दी, देश भर में क्यों नहीं दी? आप यही भारतीय जनता पार्टी और इसके आनुषंगिक संगठन है जो 14 तारीख वैलेंटाइन के दिन लठ लेकर घूमते हैं, और आज इन्होंने इसी को कानूनी जामा पहना दिया। मैं पौड़ी का एक रजिस्ट्रेशन देख रहा था, एक हिंदू बहन और एक मुस्लिम भाई ने रजिस्ट्रेशन करा दिया लिव इन में, तो आपने तो उसे कानूनी जामा पहना दिया, जिसको हमारा समाज मान्यता नहीं देता है। आप क्यों जबरदस्त मुस्लिम समाज को हिंदू बनाना चाहते हैं? क्यों? उनके पर्सनल लॉज है, उनके यहाँ विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे यहाँ विवाह एक पवित्र संबंध है, सतपति का संबंध है। आप दोनों का घालमेल क्यों करना चाहते हैं? क्रिश्चियन का अपना पर्सनल लॉ है, आप क्यों ऐसा करना चाहते हैं? ठीक है, हमारे पुराने लीडर थे, जो विद्वान थे आजादी के समय, क्या वो बेवकूफ थे? वो बहुत समझदार थे कि उन्होंने किसी के पर्सनल लॉ को अटैक नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती है, नहीं मानती है, मैं कह रहा हूं, इसीलिए विखंडन की राजनीति कर रही है, समाज को आपस में लड़ा रही है। ये गंगा जमुना तहजीब को, जो गंगा जमुनी तहजीब है, उसको छत विछित करना चाहती है, इसलिए प्रयोगशाला के रूप में ये कानून लाई है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये नई बोतल में पुरानी शराब की तरह, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये फिजूल खर्ची है। ठीक है भट्ट जी, इसी पर जवाब ले लो, सुन लीजिए प्रभावंदन जी। जी रवि जी, जो मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बोल रहे हैं कि किसी के पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो मैं एक चीज़ आपके बताऊं कि हिंदू धर्म में तो फिर भी ये है कि अगर आपकी पत्नी है, उसको आप छोड़ रहे हैं तो आपको उसको मुआवजा देना पड़ेगा। तो क्या दूसरे धर्मों में ये है? वहाँ तो आप पहले एक से शादी करोगे, उसको छोड़ दिया, तलाक 3 बार बोल दिया, तो वहाँ ये तो महिलाओं को सम्मान देने की बात हम कर रहे हैं। आज तक कांग्रेस ने कितना सम्मान महिलाओं को दिया है? उनको तो महिलाओं के सम्मान से, उनको आरक्षण देने से आज तक आपने सोचा? एक भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने हर जगह महिलाओं का सम्मान किया हो, चाहे वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने की बात हो, चाहे उनको सरकारी नौकरियों में राज्य में उनको नेतृत्व करने की बात हो। आपने कौन सा आरक्षण दे दिया जब आपकी सरकारें थी? और आज अगर हमारी सरकार ये कह रही है कि हम इस कानून के तहत कोई फर्क नहीं करेंगे, चाहे वो महिला है, चाहे वो किसी भी धर्म की महिला हो, हर महिला को आगे बढ़ने का अधिकार होना चाहिए, विकास के अवसर उसको मिलने चाहिए। क्या ये एक महिला का अपमान नहीं है कि आज उसकी शादी होती है, अगले दिन उसको तलाक दे दिया जाए और उसके बाद उसको कोई मुआवजा देके सड़क पर छोड़ दिया जाए? फिर आप दूसरी महिला को लेकर आ जाइए। तो अगर हमारी सरकार इस ओर कदम उठा रही है, महिलाओं के सम्मान के, उनके हितों की रक्षा कर रही है, तो मैं तो कहूंगी आपको इसका स्वागत करना चाहिए। अच्छा ठीक है, इसी पर जवाब ले रहा हूं, इसी पर जवाब ले रहा हूं। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप खुद सम्मान नहीं कर सकते तो जो दूसरी पार्टी उनका सम्मान कर रही है, आपकी बात आ गई, तो सहयोग करना चाहिए। अब जवाब सुन लीजिए जो आपकी पॉलिटिक्स है, ये कब तक चलेगी? आपके जवाब सुन लीजिए, एक मिनट प्रभा जी। शांति प्रसाद भट्ट जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, जी जी,
केतुरा जी मैं यही कह रहा हूँ, मेरी बहन बहुत महिला सम्मान की बात करती, मैं अंतर्मन से महिलाओं का सम्मान करता हूँ, अपनी बहन का भी सम्मान करता हूँ। आज ही मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों हुआ, अगर मैं अपनी बहन से पूछूं, उत्तराखंड में 4 भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष यौन शोषण के आरोपी हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड क्यों हुआ, उसमें कौन लोग आरोपी हैं? ये सारे यक्ष प्रश्न हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है। हमारी नेता ही सोनिया गांधी हैं, महिला है। हमारी नेता ही प्रियंका गांधी है। हमने तो महिलाओं को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाया है। और वही ये हमने कभी महिलाओं का अपमान नहीं किया। हमारे लिए तो महिलाएं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे तो महिलाएं शर्माते हैं। भी नहीं है, तो आपके मुंह से ये बातें करना, महिला सम्मान की बातें करना शोभा नहीं देती है। जो अरे मेरी बहन हमारे मुंह से नहीं, आपके मुंह से खराब लगता है। हम ये कहेंगे विरोध की भारतीय जनता पार्टी के मुंह से खराब लोगों लगता को है। बांटना, हर चाहे वो महिला हो पुरुष हो, तो मैं आपको फिर गिना दूं, अंकिता भंडारी से लेकर कितनी फेरिस्त है उत्तराखंड में की बातें करना। अगर ठीक हम है, इस अच्छा चलिए, ठीक है, देवचा उत्तराखंडी जी, देवचा उत्तराखंडी जी की बात है। देवचा उत्तराखंडी रवि जी, आपको पता होगा कि आपके चैनल के माध्यम से मैंने बार बार बीजेपी के प्रवक्ताओं से इसी मंच से मैंने सवाल पूछा था कि आप छोड़ो, आप ज़्यादा यूसीसी के मामले में ज़्यादा ज्ञाता हैं, आप हमें सिर्फ टेबलेटेड फॉर्म में इसका मेरिट और डिमेरिट बताओ। ये बार बार मैंने हर मंच पर हर बार कहा है, लेकिन ये जो गोल गोल कहानी आती है उस प्रकार से कभी भी स्पष्ट नहीं होता है कि ये क्या कहना चाहते हैं। अब जैसे जो बीजेपी के प्रवक्ता हर बार कह रहे हैं कि यूसीसी आने से हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो कैसे उनका चरित्र का हरण करके चरित्र का सार्वजनिक करने के बाद बोल रहे हैं सम्मान कर रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि बहुविवाह पर रोक लग गई तो सम्मान है ना महिलाओं का, कि बहुविवाह में अगर आपने किया है तो ये कानूनन हिंदू धर्म में तो पहले से ही बहुविवाह बिल्कुल नहीं है। आप माने सेना की बात करें, सेना में भी बहुविवाह बिल्कुल मना है, तो ये पहले से ही था, ये कोई नई चीज नहीं है। आपको मैं एक चीज बताऊं, लेकिन हमारे उत्तराखंड में ऐसे बहुत बार देखने में आया था जहां पर अगर किसी जवानी अवस्था में किसी की बड़ा भाई या कोई ऐसा गुजर जाता था तो वो चाहे उसको मां के स्वरूप या किसी के स्वरूप भी वो अपने घर में उनको बाहर घर में रखता था, उसको हम बहुविवाह भी ना बोले तो तब भी वो संरक्षण पाता था। इस प्रकार के आपने उसको किस तहत में लाएंगे? 494 सेक्शन है केतुरा जी, जो बहुविवाह को प्रतिबंधित करता था, वो हमारे यहाँ पहले से आईपीसी में है ना, पहले से क्राइटेरिया है। एक बात जो मैं अभी कह रहा हूँ, दूसरी तरफ हमने मेरा समय जहाँ हम एक बार मूल निवासन भू कानून के बाद ये सोच रहे थे कि जब हमारे पास सशक्त भू कानून आ जाएगा, जैसा भी बैमला की करेंगे, वो तो हम मान ही नहीं सकते जब तक यूसीसी हो ही नहीं सकता। आपने तो सारा लिबरलाइज कर दिया उसको, पर हम ये सोच रहे थे अगर सशक्त भू कानून जब भी आएगा तो हम एक बार सरकार से चकबंदी की बात करेंगे, और चकबंदी की बात में ये यहाँ पर लागू होने के बाद कुछ हमारा रिवर्स पलायन होगा। लेकिन अब इस स्थिति में अगर चक्रोता का आदमी नीति माना के साथ में अगर वो उनका जो है लिव इन रिलेशन होता है और उनकी जो संतान पैदा होती है तो एक खेत उसको चक्रोता में मिलेगा। वैसे चक्रोता पे लागू नहीं है, पर एग्जाम्पल हमें बता रहा हूँ, और एक खेत नीति माना में मिलेगा। वो कैसे चकबंदी कर पाओगे आप? तो कुल मिला के भ्रमात्मक स्थिति इस यूसीसी से है। अभी मैं और चीज आपको बताऊं कि यूसीसी का जो गलत मायने जो आप लोग कर रहे हैं, आपको बार बार हमने बता दिया। अभी आपने मुस्लिम लॉ बोर्ड की बात करें, हमने एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप उनकी बात करते हैं कि हमने उन पे अंकुश लगाया, तो भैया सर्वसम्मान से एसटी को भी साथ लो, पूरे देश को साथ में लो और इसको दिल्ली से लागू करो। उत्तराखंड से क्यों इसको प्रयोगशाला क्यों बना रहे हो? पर आप ये देख रहे हैं कि उत्तराखंड में जन सामान्य लोग एकदम विरोध नहीं करते, तोड़ फोड़ पे नहीं आते, इसलिए पहले इसको ये डोज यहाँ इन पर लगाइए और उसके बाद फिर आगे इस पे लागू करें। अभी आप कह रहे थे कि हमने महिलाओं को आरक्षण दिया। आप लोग यहाँ पर बोल करके जनता को भ्रमित तो कर देते हैं। आंकड़ा दें 2007 के बाद से आज तक महिलाओं को आपने 27% के हिसाब से भी या जो भी परसेंट आपका है, क्या उतना आपने भर दिया? नहीं भरा। अगर भरा है तो बाहर के लोगों को भरा है, भरा है तो बाहर के लोगों को भरा है, नहीं भरा है आपको नहीं भरा। अभी एक सवाल मेरा पूरा होने दो। अभी आप कह रहे थे, अभी आपकी बात कह रहे हैं, जब इनका इलेक्शन का टाइम आता है सारे मंत्री जो है उत्तराखंड की वादियों में घूमते नजर आते हैं। अभी शीतकालीन यात्रा चल रही है, कोई भी माननीय बताए कि रुद्रप्रयाग से आगे क्रॉस कर दिया किसी ने। पर कुल मिलाकर सच बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, बेफाक बोलते हैं, इसलिए इनको समझ में नहीं आता। विरोध हम पहले से कर रहे थे, अभी कह रहे हैं कि आज तक क्यों नहीं किया। ये इस प्रकार की दमनकारी नीति मत चलाइए। ठीक है, एक महत्वपूर्ण कमेंट ले लेते हैं। प्रेम पंचोली जी एक बार फिर से जुड़ गए हमारे साथ। पंचोली जी, ठीक है, ये तो पॉलिटिक्स, अच्छा बड़ी कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी में सबको ये लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप ठीक है यूसीसी में, और कांग्रेस और विपक्षी दलों को लगता है गलत है। ये बड़ी कमाल की बात है कि एक ये हास्यास्पद है मेरे लिए ना जी कि हमारी पॉलिटिक्स कहाँ जा रही, किधर जा रही है जी।
हमेशा क्या होता है कि जब आप कोई कानून इजाद करते हो, आपने कोई कानून बनाया है, जी तो सबसे पहली जो कसौटी होती है, आपको पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। जी और मैं बार बार कह रहा हूं कि किसने बोला कि यूसीसी लाओ, किसने बोला? हम्म, पब्लिक की तरफ से ये डिमांड कभी रही नहीं है। और यूसीसी को लाया भी तो आप ये बताओ कि पूरा एक समुदाय छोड़ दिया, शेड्यूल ट्राइब को छोड़ दिया। तो कोई भी कानून जब बनता है, वो अंतिम व्यक्ति के लिए भी वही कानून बनता है। ए से लेकर जेड तक जितने लोग हैं उनके लिए, सबके लिए कानून बनता है। उसकी डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है ना। मैंने यूसीसी नहीं पढ़ा, लेकिन जिस तरह से यूसीसी की बातें आ रही है कि 2010 से पहले भी जिनकी शादी हो रही है उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बात की। इसका मतलब 2010 से पहले की सारी शादियां अवैध है। मतलब कोई कानून जब आप लागू करते हैं, वो राज्य का कानून तो कोई बहुत मायने नहीं रखता। मैं आपको बता दूं, 200 बार, लगभग 200 बार संविधान में संशोधन हो गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसी कानून के लिए होता है जिसमें प्रॉपर कानून बनता है। नरेगा आया है, आरटीआई आया, आरटीई आया है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया बाकायदा। और वो 2 सदन से तो पास होता है, राज्य के सदनों से भी पास होता है, और अंत में राष्ट्रपति जब उसमें दस्तखत करता है तो पूरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वहां बुलाया जाता है। अकेला राष्ट्रपति उसमें साइन नहीं करता है जी 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 जब कोई अमेंडमेंट लाया जाता है। तो एक प्रयोगशाला है कि उत्तराखंड में कुछ चीजें प्रयोग करो, बोर्ड को पटाओ, एक राजनीतिक एजेंडा है। और मुझे नहीं लगता कि पब्लिक की तरफ से डिमांड आई होगी कि यूसीसी आना चाहिए। और यूसीसी का कॉज क्या है? मतलब बार बार लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रही है, तो क्या आप किसी की निजी जिंदगी में कानून लाते हो? और यदि आप निजी जिंदगी में कानून लाते हो तो मैं सरकारों से ये पूछना चाहता हूं कि जब से फैमिली कोर्ट बना है तब से महिला उत्पीड़न के मामले सबसे ज्यादा आए हैं, तब से पारिवारिक फैमिली टूटने के मामले सबसे ज्यादा आए हैं। पहले ऐसे नहीं था। अगर आप सनातन धर्म की बात करते हो तो महाभारत को आप पढ़ लीजिए कि द्रौपदी के लिए क्या कौन सा कानून था, परशुराम के लिए कौन सा कानून था, इंद्र के लिए कौन सा कानून था, विष्णु के लिए कौन सा कानून था। और यहाँ तक कि शिव और पार्वती की जब आप कथाएं सुनेंगे, उनकी कहानियां सुनेंगे, तो उनके बीच में भी बहुत सारी चीजें हुई है। तो क्या वो किसी कानून, किसी राज्य सत्ता की कानून, या उनका आपसी सेंटिमेंट था, वह कंडीशन खड़ी हुई और सेंटिमेंट से उस कंडीशन को खत्म कर दिया गया, उसको तिल का ताड़ नहीं बनाया गया। तो कुल मिला करके यूसीसी की जिस तरह से खबरें आ रही है, मैं ड्राफ्ट जब पढ़ूंगा तो यूसीसी पे मैं तब कह पाऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ कानून की बात करता हूँ कि कानून आने का मतलब ये होता है कि ए से जेड तक जितने लोग हैं उनकी सुरक्षा, उनकी आजीविका की सुरक्षा, उनके रोजगार की सुरक्षा, और उनकी हेल्थ की गारंटी होनी चाहिए, उनके एजुकेशन की गारंटी होनी चाहिए। तो वो कानून होता है। तो जिस तरह के कानून मुझे लगता है कि आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मुझे नहीं लगता, मैं इसको पढ़ूंगा उसके बारे में मैं तब बात करता हूँ। ठीक है पंचोली जी, तीनों पॉलिटिकल पार्टी से फाइनल कमेंट ले रहा हूँ, शॉर्ट में दीजिएगा। शांति प्रसाद भट्ट जी, आज की चर्चा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि यूसीसी जो कानून बन गया है, इसका भाग 2 जो सक्सेशन का भाग है, इसका अध्याय 1 से लेकर 6 तक जब हम पढ़ेंगे, इसमें सक्सेशन और विल के जो क्लॉजेज हैं उनमें बहुत ज्यादा झूल है। इसको डिटेल से पढ़ने की जरूरत है। इनमें बहुत ज्यादा झूल है, बहुत ज्यादा राइट इधर उधर किए गए हैं। इवन की जो पहले सक्सेशन के लिए हम लोग सिविल जज में जाते थे, अब डिस्ट्रिक्ट जज चले पड़ेगा, अपील में मुकदमा वहाँ फाइल होगा। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम सबको डिच करेंगी। और इसके अलावा जो भाग 3 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, लिव इन रिलेशन की, वो बहुत गंभीर बात है, जिसको अभी देश में किसी राज्य और केंद्र सरकार ने कानून का जामा नहीं पहनाया है, उसको उत्तराखंड में प्रयोग के रूप में जामा पहनाया गया है। ये बहुत गंभीर बात है, चिंता का विषय है। और जो इसकी धारा 3 परिभाषा है जिसमें निवास के अधिकार की बात कही गई है, जिसमें सबको 1 साल से जो तक रह रहा है, वो चाहे बिहार का यहाँ कर्मचारी है, उसको निवास का अधिकार दे दिया गया है। वो बहुत गंभीर बात है। उत्तराखंड के लोग मूल निवास और भू कानून की बात कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी ने अनावश्यक रूप से यूसीसी का दंड हमको दे दिया है। उत्तराखंड में पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी
जिसने हमको मूल निवास का नेतृत्व दिया था जब नित्यानंद स्वामी की सरकार थी, वो गलती इन्होंने तब भी की थी और आज मैं फिर कह रहा हूँ ये नई बोतल है, पुरानी शराब मैं की ये तरह कहना है। चाहूंगी जिस ठीक है, यूसीसी पे आज सवाल उठाए जा रहे हैं उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार कहा है ये सामाजिक न्याय की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो भी मुद्दे आज विपक्ष ये नकारात्मक राजनीति कर रहा है तो इनको समझ में आ जाएगा। जब राज्य की जनता को जब हमने चुनाव जीता था तो हमारा ये चुनावी घोषणा पत्र था कि जब हम राज्य में हमारी सरकार आएगी तो हम यूसीसी लेकर आएंगे। तो राज्य की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पर रहता है, उनको पता है कि समय के साथ हमें किस प्रकार के नियम और कानूनों की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि वो स्वीकार करेंगे और निश्चित तौर पर राज्य की जनता भू कानून और मूल निवास का भी इंतजार कर रही है। उत्तराखंडी जी, बिल्कुल ये जो पूरा कानून है ये कंफ्यूज कानून है, बिल्कुल झोलमोल है, आनंद फानंद में लिया हुआ निर्णय है, इसके दूरगामी बड़े दुष्प्रमाण होंगे। तो हमारा तो कहना यह है कि यूसीसी को जो बाकी रूलों में इन्होंने बनाया है इसके जो दो मुख्य बिंदु हैं, लिव इन रिलेशन और 1 साल की जो निवास प्रवास की पात्रता पर इन्होंने अस्थायी निवास दिया, इनको जल्दी से जल्दी खत्म करें और राज्य को किसी आंदोलन में धकेलने से बचाएं। ठीक है, प्रभा बंधुनी जी, देवचंद उत्तराखंडी जी, शांति प्रसाद भट्ट जी और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचौली जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। पूरे देश में उत्तराखंड की चर्चाएं हैं और मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के और लोग भी जहां भी जा रहे हैं यूसीसी का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी और इसको लेकर हम आ गए। ये ऐतिहासिक कदम है और ऐतिहासिक कर दिया है, उत्तराखंड ने एक इतिहास भी रच दिया। लेकिन विपक्ष तब भी सवाल उठा रहा था, आज भी सवाल उठा रहा है। आम जनता क्या सोच रही है आप लोग जानते ही हैं यूसीसी को लेकर, लेकिन आने वाले वक्त में इसके परिणाम क्या होंगे ये भी देखने वाली बात है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। क्या इसमें कुछ बदलाव होंगे? इस तरीके की सुगबुगाहट भी तेज हो चुकी है, लेकिन देखना होगा कि इसमें सरकार की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है। क्वेश्चन आवर में आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।